प्यारे विद्यार्थियों, सभी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदू शिक्षा केंद्रों में पढ़ेंगे काशी को और अन्य शिक्षण केंद्रों को पढ़ेंगे, जिसमें कश्मीर, धारा, कन्नौज, अनिल पाटन, कांची और दक्षिण भारत के अन्य शिक्षण केंद्रों को पूर्व भर के हम देखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं काशी के बारे में जानते हैं। काशी का एक नाम बनारस भी है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हिंदुओं ने ज्ञान के संवर्धन के लिए शिक्षा केंद्रों की, विभिन्न शिक्षा केंद्रों की स्थापना की थी। हमारे हिंदू धर्म में या हिंदुओं के देश में कह लीजिए कि शिक्षा का वैदिक काल से ही बहुत अधिक महत्व देखने को हमें मिलता है। तो वैदिक काल में हम जानते हैं कि गुरुकुल ही शिक्षा के प्रधान केंद्र हुआ करते थे, पर कालांतर में अनेक शिक्षा केंद्रों का विकास हुआ और जहां न सिर्फ भारतीय बल्कि अन्य देशों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जैसे आजकल विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते हैं। तो ऐसे शिक्षा केंद्रों में तक्षशिला, काशी, धारा आदि नगर महत्वपूर्ण थे और नालंदा आदि, जिनको हम पढ़ भी चुके हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर अगर हम काशी के बारे में आज देखें तो काशी उपनिषदों के समय से ही काशी का एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में स्थान था। हम जानते हैं कि काशी विश्व की सर्वाधिक प्राचीन नगरियों में से एक मानी जाती है। काशी का राजा अजातशत्रु भी अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बुद्ध के समय में भी काशी वैदिक धर्म और शिक्षा के लिए विख्यात हुआ करता था। संभवतः बुद्ध ने इसीलिए अपने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए यही जगह चुनी, क्योंकि यहाँ पर वैदिक शिक्षा सर्वाधिक रूप से दी जाती थी। सर्वाधिक प्रसिद्ध नगरी हुआ करती थी शिक्षा के केंद्र के रूप में। तो उन्हें लगा कि मैं अपना अगर यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन करूंगा तो निश्चित रूप से ही मेरे धर्म का अत्यधिक चारों दिशाओं में प्रकाश फैलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने शायद सोचा होगा संभवतः। अशोक ने यहाँ अनेक बौद्ध मठ और विहार स्थापित करवाए थे, क्योंकि अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को फॉलो किया था, हम जानते हैं। तो ह्वेन-त्सांग जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने भी यहाँ के अनेक मंजिलों तथा सुसज्जित कक्षों वाले भवनों का उल्लेख अपने ग्रंथों में, सीयूकी में किया हुआ है। 12वीं शताब्दी तक काशी एक विद्या का प्रसिद्ध केंद्र बना रहा। यह 12वीं शताब्दी तक काफी विद्या के रूप में ख्याति प्राप्त करता रहा। 12वीं शताब्दी के इसका एक उदाहरण मिलता है अभिलेखों में कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोविंद चंद्र गहनवाल की बौद्ध पत्नी के द्वारा एक काशी में एक विहार दान किया गया था काशी में, जो इसका प्रमाण है। यहाँ पर काशी में लगभग 1500 अर्थात 1500 विद्यार्थी अध्ययन करते थे या शिक्षा प्राप्त करते थे। भविष्य पुराणों में भी काशी का उल्लेख बहुत मिलता है। तो भविष्य पुराण में काशी का उल्लेख एक प्रसिद्ध हिंदू शिक्षा केंद्र के रूप में दिखाई पड़ता है। अल-बरूनी ने भी, दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ आने वाले लेखक अल-बरूनी ने भी, जिसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी और जिसमें उसने भारत के गंगा आदि नदियों का वर्णन किया और भारत के सांस्कृतिक माहौल का भी उसने वर्णन किया है, तो उसने भी काशी को एक विख्यात शिक्षा केंद्र के रूप में बताया है। मुस्लिम आक्रमणों के कारण उनके विजित प्रदेशों को त्याग कर, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हो गए थे 12वीं शताब्दी में, इसलिए वहां से लोग पलायन करने लगे थे, विद्वान लोग वहां से जाने लगे थे। तो उन्होंने काशी और दक्षिण भारत में आकर शरण ली, अर्थात वो काशी उन्हें सुरक्षित लगी और बाकी कुछ लोग दक्षिण भारत भी चले गए। उत्तर भारत में लगातार पश्चिमोत्तर भारत से मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, इसलिए बहुत से लोगों ने अपने अपने जगहों को त्याग दिया था, स्थानों को जो मुस्लिमों के अधिकार में हो गए थे वहां से। तो काशी के विद्वान, यहाँ पर हम देखते हैं कि वेद, वेदांग, दर्शन, धर्मशास्त्र, काव्य शास्त्र आदि की शिक्षा अपने घर पर ही दिया करते थे। काशी में घर घर विद्वान होते थे लगभग, और सभी विद्वानों के अपने अपने छात्र हुआ करते थे। अपने घरों पर ही, अलग से कोई विद्यालय या स्कूल या संस्था वहां पर नहीं खोली गई थी, बल्कि घरों में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी।
बर्नियर ने लिखा है, बर्नियर नामक विद्वान ने इस बात पर लिखा है कि काशी एक प्रकार का विश्वविद्यालय ही है, किंतु हमारे विश्वविद्यालयों की भांति यहाँ ना तो कोई कॉलेज है और ना ही नियमित कक्षाएं चलती हैं। जैसे कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नियमित कक्षाएं चला करती हैं, वैसे यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। यूनान की प्राचीन पाठशालाओं से यह मिलता जुलता है। जैसे यूनान में प्राचीन पाठशालाएं थी, वैसे ही है। अध्यापक सारे नगर में फैले हैं, अर्थात घर घर शिक्षा दे रहे हैं। वो अपने ही घर पर विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते थे, इसलिए वो पूरे नगर में अध्यापक फैले हुए हैं तथा घर पर ही अध्यापन होता है। कुछ अध्यापक के 4, कुछ के 6 विद्यार्थी हैं। सभी अध्यापक के 12 या 15 विद्यार्थी लगभग हुआ करते थे, इससे अधिक तो कदापि भी नहीं। काशी के विद्वानों ने साहित्य की उन्नति में विशेष योगदान दिया है। और हम देखते हैं कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषध चरित को यहीं पर काशी में रहकर ही उसकी रचना की थी। मध्यकाल में यहाँ काव्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन और न्याय संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार यदि इन सबको एकत्र कर लिया जाए तो यह कार्य भारत के किसी भी अन्य 5 विद्या केंद्रों से अधिक ही है, किसी प्रकार से कम नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काशी प्राचीन भारत में विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तुलसीदास आदि जैसे रचनाकारों ने रामचरित आदि की रचना भी काशी में रहकर ही की थी। तो काशी का प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व था। तो अब हम काशी के बाद भारत के अन्य प्राचीन शिक्षण केंद्रों को भी देख लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों में कश्मीर, धारा, कन्नौज, अनहिलपाटन और कांची का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कश्मीर पूर्व मध्य युग में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। कश्मीर में भी बहुत अधिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, विशेष रूप से शैव धर्म से संबंधित वहां पर बहुत ज्यादा थे लोग। यहाँ अनेक प्रतिभा संपन्न विद्वान हुए, जिनमें से रत्नाकर, शिव स्वामी, क्षेमेंद्र, सोमेंद्र और रूपक आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। कह सकते हैं कि अध्यापकों के रूप में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष और इतिहास लेखक कल्हण और विल्हण भी कश्मीर के ही थे। और कल्हण की राजतरंगिणी बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, ये सभी जानते हैं इतिहास के विद्यार्थी। परमारों की तो इस तरह ये कश्मीर का उन्होंने इतिहास लिखा और शिक्षण केंद्र के रूप में भी फेमस था कश्मीर। अब हम देखते हैं परमारों की राजधानी धारा नगरी। धारा कहाँ थी? मालवा का जो क्षेत्र है, उज्जैन, मालवा आदि का क्षेत्र, वहीं पर परमारों का स्थान था। परमारों की राजधानी उज्जैन ही थी। और धारा नगरी भी पूर्व मध्य युग में यह विद्या का प्रमुख केंद्र थी। यहाँ तक कि परमार राजा मुंज और भोज, उनके भाई भोज और पुंज, ये स्वयं भी बड़े विद्वान थे। भोज की मृत्यु पर तो कहा भी गया है कि पंडिता अद्य धारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। अर्थात भोज राज इतना विद्वान था कि उसके दिवंगत होने से सारे पंडित और विद्वान खंडित हो गए हैं। सरस्वती निरालंब अथवा आश्रयहीन हो गई है। और क्यों? क्योंकि भोज राजा आज नहीं रहे, इसलिए इतना विद्वान वो स्वयं था। और उसने स्वयं भी कई नाटक ग्रंथों की रचना की थी। भोज राजनीति, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, काव्य, वास्तु, व्याकरण आदि विषयों का ज्ञाता हुआ करता था। उसने स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की थी। उसकी राजसभा में बड़े बड़े 500 विद्वानों से भी अधिक उसकी राजसभा में दोस्तों विद्वान रहा करते थे, जिनमें धनपाल, धनिक और धनंजय आदि धारा नगरी से संबंधित रहे हैं, अर्थात इनकी सभा में रहते थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कन्नौज, अब यहाँ पे धारा नगरी का हम समाप्त करके अब हम कन्नौज की बात करते हैं। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कन्नौज भी विद्या और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। हर्ष और प्रतिहार राजाओं, हम जानते हैं कि कन्नौज की राजा हर्षवर्धन की भी राजधानी थी। और बाद में प्रतिहार शासकों ने भी उज्जैनी प्रथम और उज्जैनी से जाकर कन्नौज को अपने प्रमुख क्रीड़ा स्थल या प्रमुख कार्यस्थल बनाया राजधानी के रूप में। तो यहाँ पर प्रतिहार राजाओं के समय में भी कन्नौज में अनेक विद्वान देखे जाते हैं। हर्ष के समय में तो बाणभट्ट आदि रहते ही थे, जिन्होंने कादम्बरी आदि रचनाओं की, हर्षचरित कादम्बरी आदि रचनाओं की रचना की थी। और यहाँ पर
हर्ष स्वयं अनेक ग्रंथों का प्रणेता था, तो वो स्वयं भी, उसने नागानंद, रत्नावली आदि स्वयं भी लिखे थे। यहाँ के पंडितों का पांडित्य ह्वेनसांग ने भी स्वीकार किया है, जो कट्टर बौद्ध था, लेकिन उसने स्वीकार किया है कि यहाँ के पंडित या विद्वान बहुत ही अधिक विद्वान हैं। अब हम देखते हैं गुजरात के चालुक्यों की राजधानी अनहिल पाटन की बात करते हैं अगर, तो अनहिल पाटन के अनेक विद्या मंदिरों में शिक्षा की व्यवस्था थी। यहाँ हिंदू धर्म दर्शन के साथ साथ ही जैन धर्म और दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। हेमचंद्र, रामचंद्र, उदयचंद्र, सोढ़ल और मीरतुंग आदि विद्वानों ने यही के आश्रम में अनेक ग्रंथों की रचना की थी। अनहिल पाटन में ही उन्होंने रहकर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। राजा, यहाँ के राजा जयसिंह सिद्धराज ने भी जंतर मंतर बनवाया था, जिससे किसी भी समय वहां जाकर समय को या घड़ी को देखा जा सकता है। केवल सूर्य की किरणें पड़ती थी उस भवन में, और आज भी वो मौजूद है। उसी की तर्ज पर दिल्ली में भी जंतर मंतर बनाया गया। अब हम दक्षिण भारत के कुछ विद्या केंद्रों को देखते हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है पल्लवों का, पल्लव वंश का। पल्लव वंश के समय में कांची एक महान विद्या का केंद्र था। जैसे कि उत्तर में पूर्वोत्तर में नालंदा प्रसिद्ध था, वैसे ही दक्षिण में कांची विश्वविद्यालय के रूप में प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। दंडिन और शूद्रक जैसे विद्वान और दिग्नाथ जैसे भी विद्वान कांची विश्वविद्यालय में ही थे, रहा करते थे। इसके अतिरिक्त पूर्व में अगर हम देखें तो ओदंतपुरी, जगदल और नदिया, ये बंगाल की तरफ के हैं, बिहार और बंगाल में है ये स्थापित है शिक्षा केंद्र, और शिक्षा के ये वहां पर बहुत ज्यादा प्रख्यात हुआ करते थे। तो देश में ऐसे अनेक बौद्ध विहार और मठ थे जो पाठशालाओं के रूप में शिक्षा देते थे। मतलब शिक्षा किसी भी रूप में विद्यमान थी, लेकिन शिक्षा सदैव ही विद्यमान रही हमारे देश में। तो मठ आदि भी, जो मठ और विहार जिनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, वे भी पाठशालाओं के रूप में बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दिया करते थे। इनमें कश्मीर की राजधानी के पास जयेंद्र विहार था बौद्धों का शिक्षा। जयेंद्र विहार, पंजाब में चिनुपति विहार और जालंधर के विहार फेमस हैं, और बिजनौर जिले का मतिपुर विहार प्रसिद्ध है। कन्नौज का भद्र विहार और तथा आंध्र प्रदेश का अमरावती का विहार। अमरावती में एक विशाल स्तूप भी हुआ करता था, उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो अमरावती का विहार भी प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने इन विहारों में पर्याप्त समय व्यतीत किया था, क्योंकि वो बौद्ध था और इन सभी बौद्ध विहारों में वो बारी बारी गया और वहां काफी समय उसने दिया, और यहाँ बौद्ध ग्रंथों का उसने अध्ययन किया और ग्रंथों की प्रतिलिपियां भी तैयार की थी। यहाँ के महास्थविर महान पंडित थे, अर्थात महान विद्वान थे। पंडित के शब्द का अर्थ यहाँ पर ब्राह्मण होना नहीं है, बल्कि विद्वत्ता से लिया गया है। महास्थविर अर्थात विश्वविद्यालय के कुलपति या उप कुलपति। तो ये महान पंडित थे, महान विद्वान थे महास्थविर। दूर दूर से विद्वान उनके व्याख्यान सुनने के लिए आया करते थे। महास्थविरों के व्याख्यान सुनने के लिए स्वयं विद्वान भी देश के अनेक राज्यों से यहाँ पर आया करते थे। दक्षिण भारत के उल्लेखों से यह ज्ञात होता है कि वहां हिंदू देवालयों में भी, ये तो हुई बौद्ध धर्म की शिक्षा, अब हिंदू देवालय जो थे, देवालय अर्थात मंदिर थे हिंदुओं के, वह पाठशालाओं के रूप में विकसित हो गए थे, उनका विकास हो चुका था। वहां पर शिक्षा ग्रामीण बालकों को, ग्राम के बालकों को, प्रत्येक ग्राम के मंदिरों में चौपाल भी लगती थी, पंचायत भवन जैसा भी होता था, और पाठशालाओं के रूप में उनका उपयोग मंदिर के प्रांगण का होता था, भवन का। इस प्रकार के विद्यालयों में बीजापुर में, दक्षिण भारत में बीजापुर में सालोतगी विद्यापीठ, अर्काट जिले का एन्नारियम विद्यापीठ, चिंगलपुट का तिरुमुक्कदल विद्यापीठ और तिरुवोरियूर विद्यापीठ, जो कि चिंगलपुर का ही है, और यह विद्यापीठ आदि शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे हिंदू धर्म की शिक्षा हो, चाहे बौद्ध धर्म की शिक्षा हो, प्राचीन भारत में हमारे शिक्षा का बहुत अधिक महत्व था। और इसी कारण ये था कि पूरे देश में जगह जगह विद्या केंद्रों की स्थापना की गई थी, जहां पर विद्यार्थी शिक्षित होते थे और अधिकांश लोग प्राचीन काल में शिक्षित होते थे। बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद आपको।